हेलो, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अभी तक जो हम टॉपिक्स देख रहे थे वो ज़्यादातर सीसीयू से रिलेटेड थे। सीसीयू मीन्स हमने बीएलएस पढ़ा, हमने ईसीजी पढ़ी है और हमने पेशेंट आईसीयू से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, पेशेंट केयर पढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अभी जो हम आज देखने जा रहे हैं वो हमारे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जब हम करते हैं तो हमें एज अ आईसीयू नर्स उनको कैसे हैंडल करवाना है, उन प्रोसीजर्स में हेल्प कैसे करनी है हमने डॉक्टर की, और हमें उसके बारे में सारी उस प्रोसीजर से रिलेटेड हर एक चीज़ का, इक्विपमेंट का और प्रोसीजर को जो है वो कंप्लीट करवाने से रिलेटेड, हेल्प से रिलेटेड, असिस्टेंस से रिलेटेड हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आज हम ये मेन चीज़ें देखेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उससे रिलेटेड, इस प्रोसीजर से रिलेटेड जो हैं वो इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ये सब आज देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। ठीक है, आपने देखा होगा जो है वो असाइटिक फ्लूइड टैप के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं इसको, कि हम फ्लूइड टैप करते हैं। इसके अलावा जो है वो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। पैरा का मतलब है पेरिटोनियल, सेंटेसिस का मतलब जो है वो फ्लूइड ड्रेन करना, और एब्डोमिनल का मतलब है कि एब्डोमिनल, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि जो बेसिकली हमारे पास आते हैं असाइटिक फ्लूइड के साथ, उनका एब्डोमेन इस तरह का होता है, एनलार्ज होता है, उनकी वेन्स कैपिलरीज भी इस तरीके से प्रोमिनेंट होती हैं, सिल्वर सी स्किन होती है, बहुत शाइनी होती है, और एब्डोमेन जो है वो इस तरह से एक्सटेंडेड होता है बहुत ज़्यादा। डेफिनेशन क्या है अब हम देखेंगे। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस क्या है? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इज अ बेड साइड क्लिनिकल प्रोसीजर। ये बेड साइड पे किया जाता है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसे सिर्फ ओटी में ही ले जाके किया जाएगा। हम बेड साइड पे, आपने देखा होगा कि डॉक्टर नॉर्मली भी जो है वो बेड साइड पे पेशेंट को जो है वो लिटा के तो नीडल इंसर्ट कर देते हैं और अटेंडेंट को बता देते हैं, आप पास बैठे रहते हो, आप नोट करते रहते हो कितना फ्लूइड ड्रेन हो गया, और फिर एम्प्टी करवाते रहते हो। तो ये हो जाता है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स की पॉलिसी होती है कि वो इस तरह के प्रोसीजर्स को माइनर प्रोसीजर्स में काउंट करते हैं, तो वो फिर इनको जो है वो ओटी में या फिर किसी जो है वो आवाज आ रही सबको? अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क का, लाइट चली गई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इज अ बेड साइड क्लिनिकल प्रोसीजर इन विच नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड ascitic फ्लूइड इज रिमूव्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये एक बेड साइड का प्रोसीजर है और इसमें एक नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, और एसाइटिक फ्लूइड जो है वो उसको ड्रेन कर लिया जाता है। जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ जो है वो हमारा जो ड्रेनेज बैग होता है यूरिन वाला, और स्टेराइल बैग लिया जाता है। ड्रेनेज बैग को आईवी नीडल के साथ आईवी सेट अटैच होता है। आईवी सेट का जो लास्ट वाला जो ड्रिप के अंदर पोर्शन चैम्बर इंसर्ट किया जाता है उसमें जो है वो ड्रिप्स वो ड्रेनेज बैग को अटैच
है और बैग को जो है वो डाउनवर्ड कर देते हैं और वो सारा कलेक्ट करता रहता है। जब ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, ग्रेविटी पे होता है, तो से टैप हो जाता है। सबको समझ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबने ये प्रोसीजर देखा हुआ? सबने प्रोसीजर देखा हुआ है ये होते हुए? अच्छा, ये हो गया कि असल में पैरासेंटेसिस है क्या। अब इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स का होता है, डायग्नोस्टिक है और थेराप्यूटिक है। डायग्नोस्टिक है, उसी से आपको आइडिया हो रहा है कि हम डायग्नोज करने के लिए करेंगे पेशेंट को कि उसको ये फ्लूइड आ रहा है तो किस टाइप का है, उसके अंदर किस तरह उसमें क्या चीज़ आ रही है। और दूसरा, अगर थेराप्यूटिक करेंगे तो आपको थेराप्यूटिक का से नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, थेरेपी का मतलब है कि ट्रीटमेंट है, तो थेराप्यूटिक प्रोसीजर है तो हम उसमें जो है वो पेशेंट का, अब जो डायग्नोस्टिक है उसमें स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं फ्लूइड की। एक सिरिंज का बड़ी निडल अटैच की और उसमें सक कर लिया फ्लूइड को और जो है सिरिंज को ही अगर उस अलग से कंटेनर के अंदर या वायल्स के अंदर उसको डाला, सिरिंज में से निकाल के उसको सील किया, बंद किया, लेबल किया और लेबोरेटरी में भिजवा दिया। अगर नहीं तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की रूटीन है, डॉक्टर्स, एचओज, एमओज क्या करते हैं कि सिरिंज को ही भिजवा देते हैं लेबल करके कि इसका ऐसे ही टैप होगा, टैप हो गया हुआ है, ऐसे ही इसका टेस्ट करेंगे। ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। जो थेराप्यूटिक है, थेराप्यूटिक में क्या है कि मोर देन 5 लीटर्स हम ले सकते हैं। क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि अब हम एज अ थेरेपी यूज कर रहे हैं, उस फ्लूइड को निकाल रहे हैं, तो हमारा उसका पर्पस भी क्या होगा ये प्रोसीजर करने का, हम प्रेशर रिड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि इंट्रा एब्डोमिनल है, उस प्रेशर को हम रिलीव करेंगे। साथ में हम जो एब्डोमेन, अब देखो कि एक थिन लिन पेशेंट है और उसका एब्डोमेन जो है वो बहुत एनलार्ज है, तो उसकी वजह से जो है डायाफ्राम पे भी इफेक्ट होगा, डायाफ्राम से लंग्स पे इफेक्ट होगा, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होगी, बहुत प्रेशर होगा सारे ऑर्गन्स के ऊपर और पेशेंट की रिब्स के ऊपर भी। तो क्या होगा कि हमने क्या करना है, इसके साथ जब हम एब्डोमिनल प्रेशर रिलीज करेंगे तो पेशेंट का डिस्निया भी कम होगा, एब्डोमिनल पेन भी कम होगी और अर्ली स्टाइटी भी कम होगी। स्टाइटी क्या है? अर्ली स्टाइटी का मतलब है कि पेशेंट को जो है ना वो होना, क्या कहते हैं, अब ऐसे पेशेंट जिनके एब्डोमेन के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जब वो थोड़ा सा ही खाते हैं ना तो थोड़ा 2-3 वाले के बाद ही कह देते हैं कि मेरा पेट भर गया। कम खाने पे ज़्यादा हैवीनेस और ज़्यादा फुलनेस फील होने को स्टाइटी बोला जाता है। थोड़ा खाया लेकिन ज़्यादा हैवी फील किया, क्योंकि एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो इस तरह की फीलिंग्स करवाता है। तो इसलिए ये वाले पेशेंट जो है वो मेल नरिश्ड भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल, जब हमारे पास असाइटिस के पेशेंट आते हैं, उनके पतले-पतले बाजू होते हैं, बाजू बिल्कुल बारीक से होते हैं और एब्डोमेन इतना लार्ज होता है और शोल्डर्स भी देखो कि बोन्स सारी फील हो रही होती है, स्कैपुला फील हो रहा होता है, क्लेविकल फील हो रही होती है, बहुत वीक होते हैं और फेस भी बिल्कुल ऐसे अंदर गया होता है, इसलिए कि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, खाते कम हैं लेकिन जो है वो उनको उनकी सिचुएशन ख़राब ज़्यादा रहती है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की प्रॉब्लम, तो डाइट उनकी बहुत इफ़ेक्ट होती है। अब इंडिकेशन क्या है, हमने किन पेशेंट्स का करना है और क्यों किया जाता है? फॉर एवेल्युएशन ऑफ न्यू ऑनसेट असाइटिस, जब नया असाइटिस हुआ तो उसको चेक करने के लिए करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है? टेस्टिंग ऑफ असाइटिक फ्लूइड, असाइटिक फ्लूइड को टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। फॉर एवेल्युएशन ऑफ पेशेंट विद असाइटिस हु हैज साइन ऑफ क्लिनिकल डिटोरिएशन लाइक फीवर, अब पेशेंट को असाइटिस भी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ पेशेंट के अब कुछ ऐसे साइंस शो हो रहे हैं, क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रही है, ऐसे साइंस हैं जो कि जिन्हें हमने डायग्नोज करना है, जैसे कि फीवर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी हो रही है, पेशेंट को इनकैफ में जा रहा है और रीनल फंक्शन भी डिक्रीज हो गया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रहा है। इस तरह की सिचुएशंस हैं तो भी हम टैप करेंगे ताकि हम दे सकें कि असाइटिस किस टाइप का। इसके अलावा पैरासेंटेसिस कैन आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड डायग्नोसिस सच एज काइलस, ठीक है, हेमरेजिक है, एसिनोफिलिक है, असाइटिस है और यूजफुल टू नो एटियोलॉजी एंड एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। पैरासेंटेसिस जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है, हमारी हेल्प भी करता है आइडेंटिफाई करवाने में, कुछ
कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है वो डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि कायलस तो नहीं है पेशेंट को, इसके अलावा हेमरेजिक तो नहीं है, यानी कि अगर असाइटिक फ्लूइड भी है तो उसके साथ ब्लीड तो नहीं, वो अंदर से कर रहा, ब्लीडिंग वाला तो नहीं है, असिनोफिलिक असाइटिस तो नहीं है जो कि बहुत रेयर होता है। तो ये क्या है, यूजफुल होता है, ये अगर हम पैरासाइटिस करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है कॉजेज को जानने में, और दूसरा इसके साथ एंटीबायोटिक कौन से सूट करेगी, एंटीबायोटिक शुरू करवाने में हमारी हेल्प करता है। अब काइलस क्या है, काइलस जो है वो असाइटिस की एक टाइप है जिसमें एक्स्ट्रावेसेशंस हो जाती है मिल्की काइले की, रिच इन ट्राइग्लिसराइड होता है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच कैन अकर, जो है वो क्या बोलेंगे, ये अक्कर होता है मोस्टली रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या है कि मोर ओवर एन एग्जिस्टिंग क्लियर असाइटिक फ्लूइड कैन टर्न काइलस एज अ सेकेंडरी इवेंट। ठीक है, तो काइलस क्या है, बेसिकली एक वाइटिश मिल्की काइल जो है वो रिच होते हैं, बन जाते हैं पूरे एब्डोमेन में, जो कि ट्राइग्लिसराइड जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा हेमरेजिक होगा। एसिनोफिलिक क्या होगा, एसिनोफिलिक है कि इज अ रेयर डिसऑर्डर ऑफ अननोन एटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय द एसिनोफिल्स। ठीक है, काउंट इन द पेशेंट पेरिटोनियल फ्लूइड में होगा, रिपोर्टेड इन बोथ अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों में होता है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एसिनोफिल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, पेशेंट विद डीआईसी, किन पेशेंट्स का हमने असाइटिक फ्लूइड टैप नहीं करना, जो डीआईसी की है, यानी कि डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, जिनकी रिस्क जो है वो रिस्क इज डिक्रीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग जो है वो प्लेटलेट और एफएफपीज अगर पेशेंट को पहले लगा दिए जाएं तो बेशक डीआईसी का पेशेंट है तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस के साथ हो, यानी कि पेशेंट विद द 3 डायमेंशनल ब्रूसेस अगर उसको हो तो भी हमने, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको हमने ट्रीट हम किस तरीके से करते हैं, अमाइनो कैप्रोइक एसिड के साथ, और आईवी जो है वो ट्राइनेक्सामिक एसिड दिया जाता है। अमाइनो कैप्रोइक क्या है, अमाइनो कैप्रोइक जो है वो एफडीए अप्रूव्ड है फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्लीडिंग है ड्यू टू एलिवेटेड फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी। It also carries an orphan drug diagnostic from the FDA for the prevention of recurrent hemorrhage in the patient with the traumatic injuries। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है वो बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। तो हमें डीआईसी में बताया गया है कि अगर हम पेशेंट को आपने देखा होगा कि जो हमारे पास साइटिस के साथ पेशेंट आते हैं या हेपेटाइटिस सी के साथ आते हैं या सीएलडी के साथ आते हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज के साथ, उनको उन पेशेंट्स को जो है वो एफएफपीज लग रहे होते हैं या प्लेटलेट्स लगा रहे होते हैं। अब क्यों, क्योंकि वो डीआईसी के रिस्क पे भी हैं। तो उस रिस्क को कम करने के लिए पहले हम एफएफपीज लगाते हैं या प्लेटलेट लगाते हैं, उसके बाद पेशेंट का फ्लूइड हम टैप करते हैं। इसके अलावा जो इस सेकंड ऑप्शन जो है जिसमें हमने सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें है प्राइमरी फाइब्रिनोलाइसिस। अब इन पेशेंट की भी हमने क्या करना है, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इनको ट्रीट कैसे करते हैं, अमाइनो कैप्रोइक एसिड से, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है। इसके अलावा मैसिव इलियस है विद बावल डिस्टेंशन, ठीक है, नियर द सर्जिकल स्कार, बिकॉज scars are associated with the tethering of the bowel to the abdominal wall and will cause bowel perforation or infection। हमने इन लोगों को का टैप नहीं करना और इन सिचुएशंस में टैप नहीं करना। इसके अलावा एबनॉर्मल कोआगुलेशन स्टडीज होती हैं जैसे कि आईएनआर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, इसके अलावा 70% पेशेंट विद ascites have abnormal PT but risk of bleeding is low। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो उनका कम है लेकिन ब्लीडिंग के रिस्क पे वो कम है। पेशेंट हु ब्लीड हैड रीनल फेलियर सजेस्टिंग क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर। ठीक है, उनको क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन देते हैं, मे बी यूज्ड बिफोर पैरासाइटिस इन द पेशेंट्स विद द सिरोसिस एंड लिवर फेलियर। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रेपरेशन कैसे होगी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आप पेशेंट का प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे, ऑब्टेन करोगे कंसेंट और नो फास्टिंग बिफोर प्रोसीजर। अब जैसे आपको पता है कि हर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाते हैं तो उनके लिए पेशेंट को एनपीओ किया जाता है, फास्टिंग करवाई जाती है, लेकिन ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फास्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है, एब्डोमिनल प्रोसीजर है और ओपन एब्डोमिनल नहीं है। तो हमें इसमें पेशेंट को
फास्ट करवाने की या एनपीओ करने की ज़रूरत नहीं है। इक्विपमेंट इसके लिए, इक्विपमेंट और स्टाफ कौन सा चाहिए होता है? इक्विपमेंट हमें इसके लिए, स्टाफ हमें क्लिनिशियल चाहिए, क्लिनिशियन यानी कि जो डॉक्टर हमारे पास एमओज या एचओज जो भी अवेलेबल हैं वो चाहिए। इसके अलावा हमें असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट जो है वो नर्स हो सकती है हमारे पास, और इसके अलावा कौन हो सकता है कि जो नर्स एड है जिसको पता है, जो पहले असिस्ट करवाता है, या ओटीए है जो इस प्रोसीजर के लिए एक्सपर्ट हैं और ट्रेंड है। इसके अलावा हमें बोतल चाहिए जो कि लेबल की हो फॉर टेस्ट प्रायर डूइंग पैरासेंटीसिस, पहले से ही लेबल करके रेडी करके रखी हो। 1 2 3 के जैसे कि हम वो भिजवाते हैं, एलपी भिजवाते हैं, तो हम 1 2 3 के नाम से लेबल कर लेते हैं वायल्स को, और उसके अंदर हम जब सैंपल डालते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं भिजवा देते हैं। इसी तरह इनको भी आपने एडवांस ही लेबल कर लेना। बैक्टीरियल कल्चर इज डन इन द पेशेंट विद एसबीपी। अच्छा ठीक है। क्लिनिशियल, और हमें क्लिनिशियन चाहिए इसके लिए, यानी कि एमओज और एचओज चाहिए इक्विपमेंट और स्टाफ में। बोतल जो है वो शुड बी लेबल्ड फॉर टेस्ट, ठीक है, हमने उसको लेबल कर देना है पहले ही ड्यूरिंग प्रायर डूइंग पैरासेंटीसिस, पैरासेंटीसिस करने से पहले ही हम उसको पहले ही एडवांस ही लेबल कर लेंगे ताकि जो है वो गलती के चांसेस कम हो। बैक्टीरियल कल्चर जो है वो भी किया जाएगा पेशेंट्स में, ठीक है। और इसके अलावा चॉइस ऑफ नीडल है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसीजर करना है। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक डायग्नोस्टिक है और एक थेराप्यूटिक है, दो प्रोसीजर्स हैं। डायग्नोस्टिक क्या है? 1.5 इंच की हम जो है वो डायग्नोस्टिक के लिए नीडल लेते हैं, 22 गेज की होगी, ठीक है। और जो ओबीज हैं उनके लिए डायग्नोस्टिक में 3.5 इंच की होगी और 22 गेज की स्पाइनल नीडल होगी, ठीक है। और जो थेराप्यूटिक है उसमें 15 to 16 गेज की नीडल होगी टू स्पीड अप द रिमूवल, ठीक हो गया। और जो थेराप्यूटिक है उसके लिए ज़्यादातर लोग जो है वो स्पाइनल नीडल भी यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा बीटी की नीडल, बीटी सेट की नीडल यूज़ की जाती है, ठीक हो गया। अब ठीक समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिद्रा काइलस का मैंने बताया आपको पहले। चलो अभी हम रिवीजन करेंगे, मैंने काइलस 2 दफ़ा बताया। अभी हम लास्ट में जैसे ही सारा लेक्चर ख़त्म होता है रिवीजन करते हैं, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक हो गया। पोजीशन क्या इसके लिए रखी जाती है पैरासेंटीसिस के लिए? मोस्टली सुपाइन होती है, हेड में बी एलिवेटेड, आप सर के नीचे तकिया पेशेंट के रख सकते हो या हेड एलिवेट कर सकते हो। नी एल्बो पोजीशन होती है, पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होता है, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और नी वो फोल्ड कर सकता है या बिल्कुल स्ट्रेट कर सकता है। साइट इसके लिए कौन सी होती है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके लिए। डलनेस और परकशन होनी चाहिए। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट आपने लेना है, क्वाड्रेंट्स आपने हेल्थ असेसमेंट में पढ़े होंगे एब्डोमेन के, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है कि जिस एरिया से आपने करनी है वहाँ पे डलनेस आपको फील होनी चाहिए परकशन पे, ठीक है। आपने एब्डोमिनल असेसमेंट भी आपने पढ़ी होगी, आपको आइडिया होगा अब असेसमेंट क्या है। ऑस्कल्टेशन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? परकशन है, ठीक है, पल्पेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर आपने मीडियल जाना है और 2 सेंटीमीटर अबव द एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन जाना है, ठीक है। नॉट नियर अम्बलाइकस होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलैटरल वेसल्स, जो अम्बलाइकस है उसके आसपास से बहुत ज़्यादा वेसल्स जाती हैं, कोलैटरल है जो साथ साथ चलती हैं, तो इसलिए आपने एब्डोमेन से पेशेंट को प्रिक नहीं करना। तो आपने क्या करना है? नियर भी नहीं होना आपने। सेकंड काम क्या करना है? आपने सर्जिकल स्कार पे भी नहीं करना। विजिबल वेन्स शुड बी अवॉइडेड, जहाँ पे वेन्स आपको, अब जो असाइटिस के साथ पेशेंट है, मैंने आपको बताया कि उनका एब्डोमेन एनलार्ज होने की वजह से सिल्वर कलर की स्किन होती है, शाइनी होती है और वेन्स ऊपर नजर आ रही होती हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, फर्स्ट स्लाइड में, कि पेशेंट की जो एब्डोमिनल वॉल एब्डोमेन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसकी वेन्स वेसल्स नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले पोजीशन में क्या है? पेशेंट स्पाइन पे होगा, ठीक है। अगर फ्लूइड ठीक से नहीं आ रहा तो हम पेशेंट को थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं, हल्का सा स्लाइड एब्डोमेन, स्लाइड से जो साइड है करवर्ट करवा सकते हैं या करवा लेते हैं ताकि फ्लूइड टैप हो जाए। पोजीशन क्या है
के मोस्टली सुपाइन होगी या हेड एलिवेट कर सकते हैं, नी एल्बो पोजीशन होगी, साइड कौन सी है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट आपने लेना है जहाँ पे परकशन में जो है वो डलनेस फील होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर आपने मीडियल लेना है, 2 सेंटीमीटर अबव आपने जाना है, कहाँ से, एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नियर अम्बलाइकस नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कोलैटरल वेसल्स होती हैं और उनकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपने सर्जिकल स्कार पे भी नहीं करना, और जो विजिबल वेन्स है वहाँ भी आपने हिट नहीं करना नीडल से। जैसे कि ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ये एंटीरियर इलियक सुपाइन है, ठीक है, यहाँ पे इलियक बोन है, उससे आपने अबव जाना है। और ये क्या है, ये अब आप देख सकते हो कि ये अम्बलाइकस है, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, ये अम्बलाइकस है और इसके साथ कोलैटरल जो है वो वेसल्स जा रही हैं, जैसे कि ये है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अगर आर्टरी को अगर आप अम्बलाइकस के आसपास करते हो और आर्टरी को नीडल से हिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर सकता है पेशेंट, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अगला क्या है, स्किन को आपने स्टरलाइज अब कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए। स्टरलाइज के लिए आपने क्या करना, मार्क द साइट एज एक्स, ठीक है। आपने जिस जगह पे जो है वो जिस जगह से नीडल इंसर्ट करनी है आपने उसे एक्स से क्रॉस कर दिया, एक्स का साइन बना दिया, जैसे कि ये इस पिक्चर में ब्लू कलर का शो हो रहा है, एक्स बना हुआ है, ठीक है। मार्क द साइट एज एक्स एंड पोजीशन 3, 6, 9 एंड 12 अ फ्यू सेंटीमीटर्स फ्रॉम द एक्स, ठीक है। आपने कैसे जाना है, एक्स जहां बना दिया आपने उससे 3, 6, 9, 12 के हिसाब से अबव सेंटीमीटर्स में जाना है क्रॉस से, यानी कि आप कम से कम भी 12 सेंटीमीटर जो है वो अबव आपने सारा एरिया अच्छे से क्लीन किया हो जहाँ पे आपने क्रॉस बनाया हुआ, इंक्लूडिंग क्रॉस। क्रॉस से लेके बाहर आपने मैक्सिमम एरिया को आपने क्लीन करना है, ठीक हो गया। अब स्टरलाइज करने का इसकी वजह क्या है कि जहाँ पे आपने क्रॉस किया है आपको यहाँ पे डलनेस का साइन फील हुआ कि यहाँ से मैं टैप कर लूंगा, लेकिन पोजीशन चेंज हुई या फिर पेशेंट ने थोड़ा सा मूव किया तो फ्लूइड की लोकेशन चेंज हो गई या वहाँ से आपको प्रॉपरली टैप नहीं हो पा रहा। तो अगर आपको कहीं और नीडल इंसर्ट करनी हो तो मैक्सिमम एरिया क्लीन होना चाहिए ताकि आप इजीली अप्रोच कर सको और पेशेंट के जहाँ से आपने प्रोसीजर करना है, ऑपरेट करने लगे हो, टच करने लगे हो, प्रोसीजर स्टार्ट ले रहे हो, नीडल इंसर्ट कर रहे हो, वहाँ के आसपास का मैक्सिमम एरिया क्लीन हो ताकि इन्फेक्शन इन्वेड ना कर सके, जर्म्स इन्वेड ना कर सके। स्टरलाइज करते हुए आपने क्या करना है, आपने आयोडीन से करना है, यानी कि पायोडीन जो होती है, और क्लोरेक्सिडिन से। क्लोरेक्सिडिन क्या है, ये जो हम अपना हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं इनके अंदर क्लोरेक्सिडिन होता है, ऑप्सेप्ट वगैरह में। आप इसके साथ स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करोगे, ठीक है। तो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द एक्स यूजिंग वाइडनिंग। आपने एक्स पे से स्टार्ट करके आपने वाइड होते जाना, दायरे को बढ़ाते जाना है, ठीक है। और क्या करना है, सर्कुलर मोशन में जाना है। अब आप ये देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कॉटन बर्ड लिए हुए हैं और उसको क्या किया है, उसको इस तरीके की पोजीशन पे रखा है उन कॉटन बर्ड्स को, तो वो मैक्सिमम एरिया को क्लीन करता जाएगा। तो क्या करना है, एक्स से स्टार्ट करना है और जो सर्कल है उसको वाइडर करते जाना है और सर्कुलर मोशन में जाना है, तो इस तरह से स्टरलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, एनेस्थीसिया फिर इसके लिए देंगे, इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जब हम टैप करते हैं। एनेस्थीसिया देने के लिए क्या करते हैं कि हम 3 to 5 ml जो है वो 1% लिग्नोकेन लेते हैं। मुझे बताओ कि लिग्नोकेन कितने परसेंट के होते हैं, आपने कितने कितने परसेंट के देखे हैं आज तक, जल्दी से जवाब दो इसके अंदर, मुझे चैट में रिप्लाई करो सब लोग, A to Z। 8 लोग ऑनलाइन हो, 8 के 8 का जवाब आना चाहिए मुझे। अच्छा, 3 to 5 ml हम लेते हैं 1% लिग्नोकेन। सोल्यूशन जो है वो इन जी ट्रैक टेक्निक में दिया जाता है। जी ट्रैक टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नीडल यूज की जाती है फॉर इट इज 2% है, और ठीक है सिद्रा आप द 2%, और कितना होता है, नीडल यूज फॉर इट इज 1.5 इंचज, ठीक है, विच इज सुफिशिएंटली लॉन्ग। इसके लिए 1.5 इंचज की आप नीडल यूज कर सकते हो, यानी कि 3 की और 5 की आप नीडल यूज कर सकते हो। 2% है, ठीक है, और ओनली 2%, ओनली 2% क्या, सिरिंज पे इंजेक्शन पे लिखा होता है ना, ये तो इंजेक्शन हो गया। इसके अलावा लिग्नोकेन की और भी चीजें आती हैं, वो कितने कितने परसेंट की होती हैं, स्प्रेज भी आते हैं। अच्छा, जी ट्रैक का मतलब है कि जब आप इंजेक्शन दे रहे हो, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कि जब वो इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर्स को, तो क्या करते हैं
कि पहले इस तरह से ऊपर इंसर्ट करते हैं, पुश कर दिया इंजेक्शन, फिर उसके बाद टेढ़ा ऐसे उस एंगल के साथ जो बना हुआ है उसके साथ डॉक्टर इस तरीके से, मेरे नीडल को आप फॉलो करो, फिंगर को इस तरीके से एक और इंजेक्शन देते हैं, फिल कर देते हैं हाफ, जितना भी डालना है, जितना रिमेनिंग है। और फिर उसके बाद अब ये क्या हुआ, ये हाफ 7 सा बना हुआ नजर आ रहा है, अगला कनेक्शन जो है वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जी बन जाता है, या तो इस तरीके से लगाएंगे, जी इस डायरेक्शन में होगा, तो बेसिकली इस तरह से जिग जैग में इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे कि जेड की पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाता है, और मैक्सिमम एरिया जो है वो एनेस्थाइज्ड हो जाता है, और पेशेंट जो है वो वहाँ पे फिर पेनफुल सेंसेशन नहीं होती। अच्छा, आगे क्या है, अब ये जैसे आप देख रहे हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि स्किन को प्रेस किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंसर्ट किया जाता है स्किन से। जब इंजेक्शन को हम दे रहे हैं तो एंट्री साइट हमारी ये है, ठीक है, पेरिटोनियल एंट्री साइट हमारी ये है। जब हम लोगों ने अंदर जाना है, नीडल इंसर्ट की, इंसर्ट करके पुल किया और हमें पता लग गया कि यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, विद वन हैंडल पुल द एब्डोमिनल वॉल एंड विद अदर हैंड ऑपरेट द सिरिंज, ठीक है। एक हाथ के साथ एब्डोमिनल वॉल को आप पुल कर लो, और दूसरे हाथ के साथ आप क्या करो, सिरिंज को ऑपरेट करो, ठीक है। हैंड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल शुड नॉट बी रिमूव्ड अंटिल द नीडल एंटर्स द फ्लूइड। जब तक नीडल फ्लूइड में एंटर नहीं होगी, आपने उस वक्त तक नीडल को एब्डोमिनल वॉल को आपने नहीं छोड़ना। इंसर्ट द नीडल एंड सिरिंज 5 mm डीप, आपने 5 mm डीप चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुल द प्लंजर बैक, आपने प्लंजर को बैक करके देखना है विद ईच एडवांसमेंट टू सी इफ एनी ब्लड इज एस्पायरेटेड, आपने देखना है कि ब्लड तो नहीं आया। देन इंजेक्ट द लिग्नोकेन सॉल्यूशन, कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर अंटिल द नीडल एंटर्स द फ्लूइड। आपने क्या करना है कि आपने सेम प्रोसीजर करते रहना जब तक फ्लूइड तक चली नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, जिस सिरिंज के साथ डॉक्टर जो है ना, अक्सर मैंने ये प्रोसीजर देखा है खुद भी, जब जिस सिरिंज के साथ डॉक्टर जो है वो उसको एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं और लिग्नोकेन दे रहे होते हैं, बाद में उसी सिरिंज के साथ एक दफ़ा इंसर्ट करके पुल करके देख लेते हैं, साइट एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे जब मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ से टैप हुआ है प्रॉपरली, फ्लूइड की अमाउंट भी जो है वो काफ़ी जो है वो फास्ट आई है, तो वो एक निशान लगा लेते हैं, वो एक मार्क लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो कैन्यूला इंसर्ट करना है वो उसी साइड से कर देते हैं। एस्पिरेशन शुड बी इंटरमिटेंट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये पिछली स्लाइड की समझ आई है सबको, ये देखो साइड देख लिया, ठीक है, और नीडल किस तरीके से इंसर्ट करनी है। अच्छा, एक अब ये तो हो गया कि आप जब इंसर्ट कर रहे हो, आपने लिग्नोकेन भी दे दिया, साथ में आपने फ्लूइड टैप भी देख लिया, आपने हर चीज़ देख ली है, तो अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि एस्पिरेशन, अब मेन चीज़ें हैं जो आपको एस्पिरेशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। एस्पिरेशन शुड बी इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट होने चाहिए, नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि ब्रेक्स के साथ होने चाहिए, इंटरवल्स के साथ हो, कंटिन्यू नहीं करनी। अगली बात क्या है, कंटिन्यू में पुल द बावल टू द नीडल टिप ऑक्लूडिंग द टिप, ठीक है। जब आप कंटिन्यू एक ही जगह पे ड्रेन होता रहेगा तो मोमेंटम आपको पता है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में और इंटेस्टाइन्स के आसपास मोमेंटम होता है, तो सिरिंज उसको भी सक करना शुरू कर देगी, और वो क्या करेगा, वो टिप को ब्लॉक कर देगा नीडल की। फिर क्या है, येलो कलर फ्लूइड इंडिकेट्स नीडल इज इन द पेरिटोनियल कैविटी। आपको कैसे पता लगेगा कैविटी में पहुंच गया, जब येलो कलर का फ्लूइड आ जाएगा। अगला क्या है, नीडल इंसर्शन, नीडल इज इंसर्टेड अलोंग एनेस्थाइज्ड पाथवे आफ्टर निक इज गिवन विद 11 नंबर प्लेट। नीडल जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है जैसे ही पेशेंट को एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया गया है, पाथवे एक बना दिया गया है, जी ट्रैक एक बना दिया है। फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर निक इज गिवन विद 11 नंबर ब्लेड। अगर आपने बड़ा कैन्यूला डालना है, सिर्फ नीडल नहीं चाहिए, या आपने जो है वो अंदर जो है वो आप छोड़ना चाह रहे हो स्पाइनल नीडल तो नहीं आप छोड़ते, इसके अलावा आप कोई कैन्यूला है जैसे 20 का या जितने भी गेज का, आप 16-18 गेज की आपने आईवी लाइन पास कर दी है और आप चाह रहे हो कि ये अंदर ही ठहरी रहे, तो आप उसको वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के और फिर उसके बाद उसको वहाँ पे स्टिच कर देते हो।
फिर क्या है, फ्लूइड शुड ड्रिप फ्रॉम द हब ऑफ द नीडल, ठीक है। तो क्या है, फ्लूइड को वहां से आना चाहिए, ड्रिपलिंग उसकी होनी चाहिए। दूसरा, लार्जर द निक ग्रेटर द पोस्ट पैरासेंटेसिस लीक, जितना बड़ा आप कट लगा दोगे उतने ही ज्यादा पेशेंट को जो है वो कॉम्प्लिकेशन होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, निक होता है बेसिकली कट लगाना। आपने देखा होगा कि जब सीवीपी सीवीपी किस किस ने पास करवाई है, चेस्ट ट्यूब किस किस ने पास करवाई है, ए लाइन किस किस ने पास करवाई है, बताओ मुझे। जब आप सीवीपी पास करवाते हो या टीपीएम पास करवाते हो, तो जब डायलेटर इंसर्ट कर देते हैं या करना होता है, तो उससे पहले एक जो है वो शार्प जो है ना उसके साथ शार्प रेजर के साथ एक हल्का सा टिप के साथ हल्का सा कट लगाते हैं, ताकि डायलेटर अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाए, ताकि बाद में हम जो हमने कैन्युला इंसर्ट करना है वो अपनी प्लेस पे रह सके। तो फिर उसके बाद लास्ट में उसको स्टिच लगा देते हैं। लेकिन अगर वही कट ज्यादा बड़ा हो तो वो वाली जो सर्जिकल साइट है वो यूज करती रहती है, वो ब्लीड करती रहती है। अच्छा, लार्ज अगर जितना बड़ा सीवीपी है, ठीक है, आपदा ने करवाई हुई है, और इफ्रा, सादिया, अस्मा, जूलियस की तरह, अस्मा, लुबाना, हबीबा नहीं आज, हबीबा की तरह। अच्छा, लार्जर द निक ग्रेटर द पोस्ट, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस शुड बी यूज टू गाइड द प्रोसीजर। इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड गाइडलाइन भी ले सकते हो। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का मतलब ये है कि आपने प्रोब रखा होगा, आपको वीएन क्लियर होगी और आप साथ साथ निडल इंसर्ट करते जाओगे। ये स्पेसिफिकली एक तो जब अंडर ट्रेनिंग होते हैं डॉक्टर्स तब करते हैं, दूसरा ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तब। इनिशिएटिंग फ्लो ऑफ द फ्लूइड, आपने फ्लो ऑफ फ्लूइड इनिशिएट कर देना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड में बी डिफिकल्ट टू ड्रेन बिकॉज मोमेंटम बावल में ब्लॉक द एंड ऑफ द नीडल, क्योंकि फ्लूइड कम है और अंदर ऑर्गन ज्यादा है, फ्लूइड की क्वांटिटी कम है, तो किसी ऑर्गन को भी टच हो सकता है और वो क्या करेंगे कि ब्लॉकेज भी करवाएंगे। दूसरा क्या होता है, अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा तो नीडल जो है वो फ्लोट करती रहती है और फ्लूइड को ड्रेन करती रहती है। अगर लेकिन फ्लूइड कम है और साथ ही ऑर्गन भी है तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। फिर उसके बाद है सो मल्टी होल नीडल आर हेल्पफुल। इसके लिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए मल्टी होल नीडल जो है वो यूज की जाती है, जिसका एक होल अगर बंद भी हो जाए तो एक से दो उसके बाकी होल रहते हैं। जूलियस सीवीपी करवाई है, अस्मा सीवीपी करवाई है, इफ्रा सीवीपी करवाई है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो मैं कट लगाने की बात कर रही हूँ, निक लगाने की बात कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है कि ब्लेड यूज की जाती है और फिर कट लगाते हैं। टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, 25 ml फ्लूइड जो है वो इनफ होता है फॉर द सेल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, केमिकल टेस्टिंग के लिए और बैक्टीरियल कल्चर के लिए 25 ml तक हमारे पास फ्लूइड काफी होता है। अगर टीबी का करना है, टीबी की साइटोलॉजी करनी है तो 50 ml लेंगे और 50 ml फॉर स्मेयर और कल्चर, ठीक हो गया। इसके अलावा लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इट इज रिमूवल ऑफ 50 लीटर मोर देन 50 लीटर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसमें क्या है, इन रिफ्रैक्टरी जो असाइटस है, रिमूवल ऑफ as much fluid as possible with the sodium restricted diet and diuretics will extend the interval to next paracentesis। जिनका आपने देखा होगा कि जिनका हम बार बार करते हैं, इंटरवल के साथ करते हैं कि ये टैप करवाने के लिए जो है वो वीकली आएगा, मंडे के मंडे आएगा, ट्यूसडे के ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, उनका मैक्सिमम फ्लूइड हमने रिमूव होता है। तो अब ऐसे पेशेंट्स का अगर आप डाइट के साथ फॉलो करते हो, डाइट रेस्ट्रिक्टेड के साथ पेशेंट का टैप करते हो, तो आप जो फ्लूइड टैप करने की एपिसोड्स हैं वो कम हो जाएंगी। वो किस तरह से होंगी कि फ्लूइड बनेगा ही कम, एक्यूमुलेट ही कम होगा और फिर पेशेंट के चक्कर भी कम लगेंगे। कैसे, अगर सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट होगी और डायरेटिक्स साथ में दोगे तो क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो बॉडी से ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाएगा। अब पेशेंट जब हमारे पास असाइटिक फ्लूइड के साथ आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी लेसिक्स स्टार्ट करवाते हैं, लेसिक्स देते हैं ताकि बॉडी से फ्लूइड कम होना शुरू हो और साथ में उसका वेट करते रहते हैं। ओडिमा के साथ होता है तो ओडिमा वाले को भी लेसिक्स दे के साथ उसका वेट करते हैं ताकि वेट में कमी आ रही है, यानी बॉडी से जैसे ही फ्लूइड कम होगा बॉडी साथ ही वेट में भी कमी आना शुरू हो जाएगी, बॉडी वेट में। तो क्या है कि सोडियम क्या है, सोडियम भी जो है वो फ्लूइड अपने अंदर फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट करवाता है। आपने नोट किया होगा जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट वाली कोई चीज खाते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, काफी नमक जो है वो काफी ज्यादा फिर पानी मांगता है, नमकीन चीज ज्यादा खा लो तो बहुत प्यास लगती है। तो इसी तरीके से जब हम सोडियम रेस्ट्रिक्ट करवा देंगे तो पेशेंट पानी कम पिएगा और अक्यूमुलेशन कम होगी।
रिमूवल ऑफ नीडल कैसे, अब आपने एक्स्ट्रा फ्लूइड वो लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड भी ले लिया, आपने पेशेंट का टेस्ट भी कर लिया, ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए भी सारा प्रोसीजर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप नीडल रिमूव कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। नीडल इज रिमूव्ड विद वन रैपिड स्मूथ विड्रॉल मोशन, ठीक है, एक एक जुमले में उन्होंने हर चीज बता दी है, ठीक है, आपने वन रैपिड और स्मूथ विड्रॉल मोशन करना है। आपने निकालना तो स्मूथ है, हरी ऐसे ऐसे करके शेकी तरीके से नहीं निकालना, निकालनी भी तेजी से है लेकिन स्मूथ तरीके से, फर्दर इंजरी ना हो, ठीक है, और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट बाय आस्किंग हिम टू कफ, जब आप नीडल निकाल रहे हो तो पेशेंट का अपने ध्यान बटाना है, आपने पेशेंट को कहना है आप खांसी करें या कोई बात कर लें, पेशेंट का ध्यान कहीं और करवाएं और आप नीडल को रिमूव कर लें। जब पेशेंट कफ कर रहा होगा तो पेशेंट का पूरा ध्यान कफ में होगा और आप नीडल आराम से वहां से रिमूव कर लोगे, पेशेंट को फील भी नहीं होगा कि मुझे पेन हुई है, बिकॉज कफ विल प्रिवेंट पेन सेंसेशन, ठीक है, कफ जो वो पेन सेंसेशन को भी कम करवा देगी। अब ये फ्लूइड है, अब आपने किस किस ने असाइटिक फ्लूइड के साथ जब टैप हो रहा है तो उसके साथ एल्ब्यूमिन लगाया है बिफोर और आफ्टर, आप लोगों में से कभी इंडिकेशंस पढ़ी हैं आपने, कभी सुनी है कि क्यों लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं एल्ब्यूमिन, रीजन क्या है। जब डॉक्टर आपको कहते हैं इसका फ्लूइड टैप कर रहे हैं या कर लिया है या इतना करना है इसके बाद इसको एल्ब्यूमिन दे देना, कभी आपने रीजन पूछी है कि हम क्यों एल्ब्यूमिन दे रहे हैं। या जो वो वाले पेशेंट होते हैं क्या कहते हैं, हमारे हम एल्ब्यूमिन लगाते ही क्यों हैं सीएलडी को, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर वाले को हम क्यों लगाते हैं एल्ब्यूमिन, कभी पूछा आपने। अब आप लोगों ने पूछ के आना है, ठीक है, आफ्टर सीएलडी वाले पेशेंट्स को, ठीक है, हाँ लगाते हैं, लेकिन रीजन क्या है, आपने इसका सारा मैकेनिज्म आपने पढ़ना है, आपने पूछना है और खुद पढ़ना है कि ये एल्ब्यूमिन बेसिकली क्या काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अगर लेस देन 5 लीटर आपने अब क्या है, अब आप इस पिक्चर को इस जो एल्गो, हाँ पूछनी चाहिए इसमें, ठीक है, यस मैम, इन मिड गिवन इंजेक्शन, हाँ ठीक है देते हैं। तो क्या करना है, अब आप लोगों ने ये चीज पूछ के आनी है, आपको पता होनी चाहिए, और ये इसके पीछे बड़ी मजे की लॉजिक है, ठीक है, बड़ी समझने वाली चीज है और इसी तरह सॉल्व की है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर आज मैं आपको ये असाइनमेंट दे दूंगी, आज मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ये असाइनमेंट सेंड कर दूंगी और आपने ये सारी असाइनमेंट हैंड रिटन में मुझे आपने सेंड करनी है। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस हो रहा है, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, यूज ऑफ एल्ब्यूमिन 25% पे, ठीक है। अब क्या है, दो तरह की उन्होंने सिचुएशंस बताई हुई हैं, एक में मोर देन 5 लीटर किया गया और एक में लेस देन 5 लीटर किया गया, जो हम मेरा राइट साइड वाला है उसमें लेस देन 5 है और लेफ्ट साइड वाले पे मोर देन है। अच्छा ठीक है, एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम आती है, एल्ब्यूमिन कम भी हो जाता है, आसमा भी कह रही है, इफ्रा भी कह रही है, लेकिन वो कम होता है तो क्या करता है, ज्यादा होता है तो क्या करता है, यानी कि नॉर्मल होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है, उसका बड़ा मेन काम है, ठीक है। तो कम हो गया तो उसकी क्या क्या सिचुएशन बन रही है उसमें, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर ज्यादा होगा तो एल्ब्यूमिन बाहर से नहीं देंगे, कम ही है तो एल्ब्यूमिन बाहर से दे रहे हैं ना पेशेंट को, तो लेकिन उसका मेन रोल क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एक वीक में एक वीक असाइनमेंट या फिर एक टेस्ट दें, वाजिबा आप दा काम भी कर लिया करो, दोनों चीजें मुश्किल हो जाती हैं ड्यूटी और रोजे के साथ। अच्छा हाँ, रोजे वाली लॉजिक है, लेकिन आप दा तो वैसे ही बहुत बहाने खोर है, बीपी ड्रॉप नहीं, एल्ब्यूमिन बीपी नहीं बढ़ाता। अच्छा चलो आगे चलते हैं, अभी इस महीने में मैंने आज आपको टेस्ट दिया हुआ है ना, कल का कहाँ तक पहुंचा टेस्ट आप लोगों का। अच्छा चलो इसको देखते हैं, इसको फिर खत्म करते हैं, तो हमने फिर रिवीजन भी करनी, टाइम थोड़ा। अच्छा मोर अगर आप लेस देन 5 लीटर आपने एसाइटिक फ्लूइड टैप किया, उसमें दो सिचुएशंस हैं, या तो पेशेंट नॉर्मल रीनल फंक्शन के साथ है और पेशेंट स्टेबल है, या फिर अगर रीनल इनसुफिशियंसी भी है पेशेंट की, ठीक है, और पेशेंट का जीएफआर जो है वो अगर ज्यादा सिफारिशें ना करो, मैंने कह दिया ठीक है, मैं एक दूंगी, ठीक है, अब सारे मिलके सिफारिशें ऑनलाइन ना शुरू कर दो।
अच्छा, रीनल इंसुफिशियंसी है और या जीएफआर पेशेंट का कम है, लेस देन 60 है, ठीक है। यूरिन की अमाउंट जो बन रही है पर मिनट, वो जीएफआर जो रेट है वो कम है, ठीक है, 60 ml है पर मिनट। अब इसमें क्या है कि दो सिचुएशंस हैं, जब जब आपने लेस देन 5 लीटर आपने फ्लूइड टैप कर लिया है, पहले में रीनल फंक्शन नॉर्मल है और एक में रीनल फंक्शन जो है वो ठीक नहीं है। जिसमें नॉर्मल है उसमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन दिया जाएगा, हाइपोटेंशन और डिहाइड्रेशन तो नहीं है, फिर हम एल्ब्यूमिन देंगे। हाइपोटेंशन हो गई है, हाइपोटेंशन कैसे हुई है कि फ्लूइड ज्यादा टैप कर लिया, पेशेंट ने टॉलरेट नहीं किया। अगला क्या है, मुझे कोरोना नहीं है, अच्छा वैसी छींक आई है, ये ना समझना कि मुझे कोरोना हो गया। अच्छा, रीनल इंसुफिशियंसी क्या है, अगर रीनल इंसुफिशियंसी के साथ है यानी कि रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो फिर हम 25% देंगे एल्ब्यूमिन। उसके बाद क्या होगा कि ये सारी सिचुएशंस हैं, इनको हम मेजर करेंगे। फिर अगर लेस देन मोर देन 5 लीटर है, एसाइटिक फ्लूइड हमने रिमूव किया है, तो भी हम 25% देंगे। और इसमें क्या है, 37.5 ग्राम जो है वो 150 ml होगा, देन 50 ml फॉर एवरी 2 लीटर ऑफ एसाइटिक फ्लूइड हम देंगे, यानी कि इसका एक सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, असाइटिक फ्लूइड लीक हो सकता है इसमें अगर निक बड़ा लगा हुआ है, या फिर इम्प्रॉपर जी ट्रैक बनाया गया है उसकी वजह से भी लीक हो सकता है। यूजिंग लार्ज बोर नीडल, आपने पेशेंट बहुत ही वीक था और आपने 14 का कैनला यूज कर लिया, या आपने स्पाइनल नीडल यूज कर ली और वो काफी देर वहां पे मूव करती रही, बोर बड़ा हो गया तो यूज करता रहेगा। लार्ज स्किन निक है, आपने कट बड़ा लगा दिया तब भी। ट्रीटमेंट क्या है, कीप ओस्टमी बैग ओवर निक। आप इसका फिर ट्रीटमेंट ये है कि क्लोस्टमी बैग, ओस्टमी बैग आपको पता है ना, जो किसी जब कोई एक्स्ट्रा ओपनिंग की हो तो हम वहां पे लगा देते हैं, ताकि वो वहां से जो भी बॉडी सिक्रीशन आ रही है वो कलेक्ट करता रहता है, क्लोस्टमी बैग। तो इसी तरह ये ओस्टमी बैग है। ओस्टमी बैग क्या है, एक्स्ट्रा ओपनिंग का बैग है, जब हम वहां पे पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, तो जो फ्लूइड निकल रहा है, अब पेशेंट इंतहाई इन्फेक्टेड है और पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के साथ है, तो हम उसे वहां से फ्लूइड सिंपल जो है वो ड्रेन होने के लिए और यूज करने के लिए हम छोड़ नहीं सकते, तो हमने उस फ्लूइड को कहीं पे एक्यूमुलेट करना है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ब्लीडिंग भी हो सकती है, आर्टरी अगर वेन को टच कर दे, और इसके अलावा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्लीड भी कर सकता है। सूचर इज प्लेस्ड सराउंडेड द नेक साइड, तो आपने क्या करना है, सूचर जरूर आपने लगा देना नेक साइड पे, या जहां पे आपने कट लगाया हुआ है उसको जल्दी से। बोर नीडल का मतलब है, बोर का मतलब होता है किसी भी जगह का सुराख, और नीडल बोर क्या होगा, जो नीडल की वजह से बोर हुआ, जो हमने एब्डोमिनल वॉल में सुराख किया और वो बड़ा हो गया। अब आपने देखा होगा कि अक्सर आपने नोट किया होगा कि आईवी लाइन जो 2 से तीसरे दिन पे चली जाती है, तो वो अपने आप ही उसका होल बड़ा हो जाता है, और फिर जब भी आप फास्ट मेडिसिन देते हो तो आईवी लाइन से लीक होना शुरू हो जाती है, बैक आना शुरू हो जाती है। तो उसका जो है वो उसकी रीजन बेसिकली ये होती है कि वो बोर बड़ा हो गया होता है। आईवी लाइन एक ही जगह पे लगे लगे पेशेंट ने मूव करता रहता है, आईवी अपनी हाथ हिलता रहता है, आईवी वहीं पे ही रहती है, तो उसकी वजह से मूव कर करके स्किन जो है वो इलास्टिक की वजह से लूज हो जाती है वहां से, और बोर बड़ा हो जाता है। इसके अलावा रेयरली जो है वो लेप्रोटमी इज नीडेड टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन पेशेंट विद रीनल फेलियर एंड हाइपर फिब्रिनोलाइसिस, जिनमें लाइसिस जो है वो फिब्रेन्स की बहुत ज्यादा हो रही है और हाइपर एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से ब्लीड कर जाएगा, और जब ब्लीड करेगा तो जो है वो लेप्रोटमी करके उस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। बावल परफोरेशन हो जाती है, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन। बावल परफोरेशन, नीडल इंसर्ट की, बावल को किसी को टच कर दी 2-3 दफा, तो वहां से स्टूल जो है वो ऊज होना शुरू हो गया। इन्फेक्शन हो जाए, कैसे हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, क्योंकि आपने जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं, आपने स्टरलाइज प्रोसीजर नहीं किया, स्टरलाइजेशन को फॉलो नहीं किया। कैथेटर रेजिड्यू जो है वो ब्रोकन इनटू द एब्डोमिनल वॉल, आपने जो कैथेटर इंसर्ट किया वो अंदर टूट गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये लास्ट हो गया, एंड हो गया है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम, समझ आई है सबको, एनी क्वेश्चन?
समझ आती है तो इसलिए नो क्वेश्चन होता है, या बिल्कुल ही बगैर किसी बात के नो क्वेश्चन है? हुँ। चलो ठीक है, टेस्ट आप लोग भेजो मुझे जल्दी से, और जिन लोगों का टेस्ट रह गया वो भी जल्दी से करो, मुझे भिजवाओ। तो ये लेक्चर मैं अपलोड कर देती हूँ, इसको खुद भी पढ़ लेना, आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। अब हम इसी की कंटिन्यूटी में और भी प्रोसीजर्स देख लेंगे, फिर हमारा एक सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो, खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखो, बाय-बाय, टेक केयर।